देखो किसान भाइयों, कल मैंने आपको जीवामृत के बारे में बताया। जीवामृत जमीन का भोजन है। जीवामृत से जमीन में जो निगेटिव पैथोजन है, अगर हम किसी फसल में बीमारी से बचना चाहें तो जीवामृत डालेंगे तो 70-80% बीमारियों से हमको मुक्ति मिल जाएगी। किससे? क्योंकि भूमि जनित बीमारी, सॉइल बोर्न बीमारी किसी भी फसल में आए और बीमारी आ गई, बीमारी मिट्टी में पैथोजन उसका था और पूरा पैथोजन पेड़ के सिस्टम के साथ फैल गया, बीमारी फसल के अंदर आ गई। जब अनुकूल वातावरण मिला तो बीमारी के लक्षण परिलक्षित हो गए। अब आप फंजीसाइड डाल के बीमारी को मार डालना चाहते हो तो बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बीमारी फसल के सिस्टम में है। तो फसल के सिस्टम में बीमारी ना आए तो उसको हमें जमीन से ही चेक करना है। तो क्या कैसे करेंगे? जीवामृत के माध्यम से। कल बोला, अगर किसी भी फसल में जो सब्जी की खेती करता है, फल की खेती करता है, कोई भी ऐसी फसल, जैसे चने की फसल में विल्ट आता है, चना की, मटर की, मसूर की, अरहर की फसल में उकसा रोग लगता है और लगेगा और कोई इलाज नहीं है उसका। उसका एक ही इलाज है, बरसात के सीजन में अगर आपने जीवामृत डाल दिया है, बरसात के सीजन में अक्टूबर में आप कोई भी दलहनी फसल बोना, एक भी पेड़ उकसा से नहीं मरेगा। ये हमारी गारंटी है। ठीक है ना? आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्राकृतिक खेती के युग में नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। मैंने आपको क्लासरूम में बताया कि मुझे किसी भी कीड़े को, किसी भी बीमारी के पैथोजन को हमें मारने का अधिकार, ये काम कुदरत का है, ये काम प्रकृति का है, ये काम परमात्मा का है। आपको कोई अधिकार, आपने किसी भी बैक्टीरिया को, फंगस को, निमेटोड्स को आपने जन्म नहीं दिया और ना किसी कीड़े को आपने जन्म दिया, तो आप मारने वाले कौन होते हो? तो हम एक मैनेजर हैं, हमको अपनी फसल बचानी, एक मैनेजमेंट तो करेंगे लेकिन मारने का प्रयास। लेकिन आज की तारीख में क्या है? आग्नेयास्त्र, सुन लेना शब्द के पीछे का अर्थ, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, इसके पीछे का अर्थ क्या निकलता है? कि इस अस्त्र से मैं मार दूंगा। मैंने क्या बोला? प्राकृतिक खेती में आपको किसी को मारना ही नहीं है। प्राकृतिक खेती में प्रकृति की व्यवस्था को इतना ठीक कर दो कि वो ऑटोमेटिक सब प्रकृति अपना ठीक कर ले। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जीवामृत डालने के बाद जमीन से फैलने वाली बीमारियां खत्म हो गई, वायुजनित बीमारियां आएंगी, कीड़े आएंगे। तो वायुजनित बीमारियों को और कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए एक है संजीवनी खाद, और ये हमारा नहीं है। आज के करीब करीब 20 साल पहले एक किताब हमको मिली, गौ ग्रास, महाराष्ट्र के वर्धा से निकलती है। उसमें देखा था मटका खाद, मटका। तो उसको मैंने पढ़ा तो उसमें था गुड़, गोबर और गुड़, गुड़, गोबर और नीम की पत्ती। वो मैंने यहाँ बनवाया बुंदेलखंड में, बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों ने बनाया, और जब उसका उपयोग किया गया तो चमत्कारिक परिणाम। आम का पेड़ 11 साल से फल ही नहीं रहा था और किसान ने डाला, 3 बार स्प्रे किया, फल आ गया। मिर्च की पौध, मतलब मिर्च की फसल कट चुकी, बिल्कुल मिर्ची खत्म हो चुकी, अब उखाड़ने जा रहा था। मैंने कहा यार शुक्ला जी, एक बार संजीवनी डाल के देखो। तो हंसा, कहता साहब आप तो हद कर रहे हो, अब क्या होगा, अब तो ये खत्म हो गई। हमने कहा डाल दो यार, यही रिसर्च है, करके देखो। उसने डाला
और डालने के बाद मेन मिर्ची में मेन क्रॉप में जितनी उपज नहीं हुई थी उससे 2 गुनी उपज आई इस रैटून में। ठीक है ना। तो इसका नाम संजीवनी रखा। संजीवनी, संजीवनी क्या है? संजीवनी जानते हो ना लक्ष्मण जी को। हम इसका नाम मारने वाला नहीं है दवा, जिंदा रखने वाला, प्रकृति को जिंदा करने की दवा है। ठीक है ना। तो बनती कैसे? बिल्कुल सरल। अब सुनना, अगर कोई किसान 1 एकड़ में फसल उगाता है और 1 एकड़ की फसल में उसको कीड़े की और बीमारी की आशंका है, तो 1 एकड़ का नुस्खा बता रहा हूं। 1 एकड़ के नुस्खे के लिए उठाओ जरा कुंवर सिंह, हमको 1 एकड़ फसल अगर है तो ये देखिए गाय का है, मतलब गाय का नहीं, गाय का, भैंस का, किसी भी का ताजा गोबर, ताजा गोबर इसमें डालेंगे संजीवनी में। कितना? 1 एकड़ के लिए 30 किलो डाल दो। 30 किलो गोबर डल गया। अब आजकल आप बाजार में सुनते हो ह्यूमिक एसिड बहुत बिक रहा है, बड़ा बाजार है, लोग कहते हैं ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड क्या है? मैंने कल बोला कि जब खेत में कोई बायोमास है, गोबर है, पत्तियां हैं, फसलों के अवशेष हैं और जीवामृत के जीवाणु हैं, तो जब बायोमास के साथ नमी है और जीवाणु हैं और जब इसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर रहे होते तो ह्यूमिक एसिड ही निकलता है। अब ये गोबर डाला, गोबर जब पानी में डला रहेगा ना 15 दिन, तो इससे भी ह्यूमिक एसिड निकलेगा। तो 900 रुपया की बाल्टी क्यों लाओ? 30 किलो गोबर में 1 बाल्टी ह्यूमिक एसिड की बन रही है। और ये जो मैं संजीवनी खाद बनाने जा रहा हूं इसके कई फायदे हैं। तो अभी तो मैंने क्या डाला? गोबर। कितना? 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं, 30 किलो। 1 एकड़ के लिए 30 किलो ताजा गोबर, गाय का हो या भैंस का। इस चक्कर में मत पड़ना कि गैया है नहीं पूरे गांव में। बोले साहब हम तो बना ही नहीं रहे। बोले क्यों? गैया हमारे गांव में थी ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं भैंसिया का बना लो। इसमें डालेंगे 30 किलो ये नीम के पत्ते, थोड़ा सा लाओ, अरे पूरा लाओ डंडा। ये हमारे पास 30 किलो नीम के पत्ते हैं, आपको करके दिखा रहा हूं केवल समझाने के लिए। 30 किलो नीम की हरी पत्तियां डालेंगे, लेकिन जब नीम की पत्तियां डालेंगे तो इनको ऐसे ऐसे नोच लेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको सिलबट्टे से कुचल लिया जाए, कूच दिया जाए, ऐसे 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 से मसल दिया जाए। तो इसमें मैंने 30 किलो नीम की पत्ती डालेंगे, 30 किलो। इधर से डालो थोड़ा। तो 30 किलो गोबर हो गया, 30 किलो नीम की पत्ती हो गई। और फिर ये मेरे पास गुड़ है, खाने वाला गुड़ है। हैं? 3 किलो गुड़, 30 किलो गोबर ताजा, 30 किलो नीम की पत्तियां कुचल करके या मिसल करके और 3 किलो गुड़। कितना हो गया? 63 लीटर पानी। जितना मटेरियल उतना ही पानी। अब जैसे किसी का आधा एकड़ जमीन है, उसको क्या करना है? 15 किलो ताजा गोबर, 15 किलो नीम की पत्तियां और 1.5 किलो गुड़। किसी के पास 2 एकड़ जमीन है तो 60 किलो गुड़, अरे 60 किलो गोबर, 60 किलो नीम की पत्तियां, 6 किलो गुड़ और 100 लीटर पानी। इसको खुला ड्रम को धूप में रखना है, कुछ नहीं करना। दिन में 1 बार बस ऐसे या डंडे से धूप में रखना, ढकना नहीं है। अब इसमें देखो जंगल की मिट्टी नहीं थी तो इसमें भी बैक्टीरिया डेवलप होंगे, सूक्ष्म जीवाणु यहां भी आएंगे। यहां कौन से आएंगे? एरोबिक, हवा में पाए जाने वाले, हवा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया डेवलप होंगे। जब गुड़ और गोबर और नीम की पत्ती फर्मेंटेट होगी तो गोबर से क्या निकलेगा? ह्यूमिक एसिड। जब आप फसल पर स्प्रे करेंगे तो ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा, वृद्धि नियामक,
जैसे ग्रोथ प्रमोटर बिकते हैं ना बाजार में 100 ml, वो काम करेगा। नीम की जो पत्तियां हैं, नीम में एक पदार्थ होता है अजाडिरेक्टिन, वो कीड़ों को बहुत खराब लगता है। तो आप नीम की पत्ती का जो रस रसायन बन के निकलेगा ना 12 दिन बाद, 15 दिन बाद, अगर किसी फसल में मैं नीम का ये संजीवनी खाद डालूंगा तो ध्यान रखना, पत्ती काटने वाले, समझ लेना, रूट बोरर, सूट बोरर, व्हाइट ग्रब नहीं मरेंगे। जो कीड़ा पत्ती को काट के खाता है वो सब कीड़ों पर कंट्रोल हो जाएगा, मरेगा नहीं। पत्ती में नीम का जो अजाडिरेक्टिन है उसकी छोटी सी मात्रा अगर पत्ती में स्टिक कर गई तो जो कीड़ा पत्ती खा रहा था उसको पत्ती अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, मैंने मारने की बात नहीं की, उसको अच्छी नहीं लगेगी, नहीं खाएगा, भाग जाएगा किसी और के खेत में। ठीक है ना। तो नीम इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें नीम का एक गुण है जो कीड़े को पत्ती नहीं खाने देगा। जैसे इतने बड़े ड्रम में 100 लोगों की सब्जी बनाई गई, 100 लोगों की सब्जी या दाल इस ड्रम में रखी है, हमने 1 बूंद मिट्टी का तेल डाला, केवल कितना, 1 बूंद। अब कोई दाल नहीं खाएगा, बस वही समझ लीजिए नीम की पत्ती का रोल है। तो नीम की पत्ती का क्या रोल है कि फसल में आने वाले कीड़े जो पत्ती को काटते थे वो नहीं आएंगे। रूट बोरर, सूट बोरर, फ्रूट फ्लाई, ये सब लगेंगे। इनके लिए कल मैंने बोला था, इनका कंट्रोल है केवल एक ही, कि आपके खेत की मेड़ पर पेड़ हो, मेड़ पर और पेड़ पर चिड़ियां हो, वही कंट्रोल कर पाएंगे। तो संजीवनी खाद में मैंने गुड़ डाला, गोबर डाला, नीम की पत्तियां डाली। तो गोबर में और गुड़ में जो यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया है वो मैंने खेत में स्प्रे कर दिया। तो जो वायु जनित रोग होता है, वायु जनित रोग बता रहा हूं क्या होता है। पौधे में ज्यादातर रोग फफूंद से फैलते हैं। एक होता है प्राइमरी इन्फेक्शन जो बीज से या जमीन से आता है। जैसे एक किसान ने आलू बोया और उसने जीवामृत डाला तो उसके खेत में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट नहीं आएगी, अर्ली ब्लाइट नहीं आएगी। आपने जीवामृत डाला तो आपके यहाँ ब्लाइट नहीं आई, बगल के खेत वाले ने जीवामृत नहीं डाला तो उसके आलू के खेत में अर्ली ब्लाइट आई। ब्लाइट जब खूब पकती है पत्तियों में, पत्ती के पत्ते काले हो जाते हैं तो फिर वहां उसके कोनिडिया बनते हैं, फंगस में एक बीज लगता है, वो हवा में उड़ता है और आपके खेत में आ गया। अब आपके खेत में जो आई लेट ब्लाइट आई, तो जो लेट ब्लाइट होती है ना वो फफूंद नाशक से बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जो अर्ली ब्लाइट होती जमीन से आती है वो नहीं कंट्रोल होती। तो जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वायु के द्वारा, जब ये हम संजीवनी खाद स्प्रे करेंगे तो वो रोग नहीं आएगा। लेकिन इसका प्रिकॉशन ध्यान क्या रखना, डालना कैसे है। अब जैसे इस ड्रम में 63 किलो हो गया गोबर, नीम की पत्ती और गुड़ और 63 लीटर पानी। अब इसको क्या करना, 3 बार के लिए करीब 100 लीटर है ना, तो एक बार जब हम फसल में स्प्रे करेंगे तो इसका 40 लीटर मटेरियल निकालेंगे और इसको छानेंगे। तो इसको छान ही नहीं पाएंगे, ये छनेगा ही नहीं मार्किन के कपड़े से। तो छानने का क्या है कि इसके बगल में एक और ड्रम रखा हमने 200 लीटर का, इससे 40 लीटर मटेरियल निकाला, हिला करके इस ड्रम में डाल दिया और 40 का 4 गुना कितना होता है, 160 लीटर। 160 लीटर मैंने इस ड्रम में पानी भर दिया, डंडे से हिला दिया। इसमें जो रसायन बन गए थे पानी में, वो रसायन उस पानी में आ गए। अब ये नीम की पत्तियां, गोबर का जो कचरा बचा है ना नीचे, वो किसी काम का नहीं है, उसके रस रसायन उस पानी में आ गए। तो मैंने यहाँ एक ड्रम रखा, 40 लीटर ये मैंने हिला करके मग्गे से डाला और 160 लीटर पानी भर दिया, उसको हिलाया और धीरज से उसको निथार लिया। इसका जो मटेरियल था उसके सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, कुछ सस्पेंस में रहेंगे,
तो छानना तो अब भी पड़ेगा, लेकिन अब ये आसानी से छन जाएगा। तो छान लिया और कीड़ा नहीं आया। हमको अंदेशा है कि अब कीड़े के आने का समय हो गया, अब बीमारी का समय हो गया। उसके पहले ही हमने एहतियात के तौर पर इसको स्प्रे कर दिया। 40 लीटर ये था, 160 लीटर पानी, 1 लीटर संजीवनी, 4 लीटर पानी, यही अनुपात। अब पानी नहीं मिलाना। अब अगर खुरदुरी पत्ती का कोई फसल है तो ऐसे ही स्प्रे कर दो। अगर चिकनी पत्ती की फसल है, जैसे लहसुन है, प्याज है, अरबी है, जिसके पत्ते चिकने हैं, तो चिकने पत्तों में अगर संजीवनी की लेयर स्टिक करेगी, चपकेगी, तब तो कुछ कंट्रोल करेगी। लेकिन चिकनी पत्ती में जब स्प्रे कर रहे हो तो नीचे आ जाएगा, तो वो ये संजीवनी उसी की पत्ती में स्टिक कर जाए, यानी चपक जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गुड़ मिला लेंगे। जैसे 160 लीटर ये था, उसमें आप 100 ग्राम गुड़ मिला लेंगे, तो आप पत्ती में स्टिक कर जाएगा। ठीक है ना। तो ये संजीवनी खाद, जैसे अभी मैंने कहा कि साहब इससे भूम जनित बीमारियां ठीक हो जाएंगी जीवामृत से, तो आपने कहा कि साहब और फिर बाद में जो आएगी वो, और साहब कीड़ा आएगा पत्ती काटने वाला, वो अभी तो मेरे खेत में पेड़ है नहीं, पेड़ तो होंगे 5 साल बाद, तब तक के लिए मैं क्या करूं। तो तब तक के लिए आप संजीवनी खाद ये तैयार करेंगे। इसका नाम है संजीवनी। अब जैसे एक वृक्ष आयुर्वेद है, 10 पर्णियर का, इनका विषय समझना। हमको अगर नीम की पत्तियां और संजीवनी खाद बनाना आ गया, तो एक दूसरी चीज और सीखनी है कि क्या मेरे खेत में नीम के पेड़ हैं, नहीं है तो लगाओ। अकौड़ा, अगर नीम की पत्तियां ना मिलें, जैसे हमारे देश के कई क्षेत्रों में नीम नहीं है, वहां के लोग क्या करेंगे, नीम की पत्ती की जगह अकौड़ा की पत्ती 15 किलो यूज कर सकते। हाँ, अगर अकौड़ा भी ना मिले तो 30 किलो पत्ती धतूरे की यूज करते हैं। अगर धतूरा भी ना मिले तो 30 किलो नीम की जगह 5 किलो तंबाकू की पत्ती का यूज कर सकते हैं। एक ही चीज डालनी है, क्योंकि कीड़ा को पत्ती काटने वाले कीड़े को कोई पत्ती का टेस्ट खराब कर दे, बस। चाहे नीम से खराब करो, चाहे तंबाकू से खराब करो, चाहे कौड़े से खराब करो, चाहे धतूरे से खराब करो। अब आपको लोग सिखा रहे हैं 10 पर्णी अर्क, 10 प्रकार की पत्तियां लाइए, और ये प्राकृतिक खेती का विषय है, समझना जरा। मान लो एक गांव है कोई, महोबा का, हमीरपुर का, कहीं का भी, उसके गांव के पूरे किसानों ने 10 पर्णी अर्क की महिमा जान ली कि सबको 10 पर्णी अर्क बनाना है। तो जानते हो क्या होगा, उस गांव की बायोडाइवर्सिटी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सारे लोग हंसिया, खुरपी, फावड़ा लेकर के अकौड़ा, धतूरा, अरंड, नीम सब खोजेंगे। तो वहां एक तो पहले भी नहीं था अकौड़ा, धतूरा, और आप 10 पर्णी अर्क बनाने चले तो सब वनस्पतियां नष्ट। प्राकृतिक खेती में एक ही चीज कहता हूं, वेद का नियम है कि हमें वनस्पतियों का, जीवों का संवर्धन करना है। क्या संवर्धन? उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो इस संजीवनी से आपको यह सीखना है कि अभी तो हमने गोबर इसमें डाला, नीम डाला, और भगवान कसम अगर आपके खेत में नीम का पेड़ होता और गैया होती तो ये ड्रामा की जरूरत ही ना होती। ये एक काल्पनिक पूजा है, एक छोटी सी पूजा है, एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और मंजिल क्या है कि हमको नीम के पेड़ की, अकौड़े के पेड़ की, धतूरे के पेड़ की, गाय की महिमा पता चल जाए। क्योंकि गाय अगर घर में है, तो कल मैंने सुनाया था ना पौराणिक कथाओं में, राजा दिलीप से क्या कहती है गाय, ऋषि की गाय, हे राजन मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना,
मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हूँ। प्रसन्न होने पर श्री कृष्ण अपनी गायों को प्रसन्न रखना जानते थे। दिन भर गायों के पीछे घूमते थे, उनको बांसुरी सुनाते थे। और हम क्या करते हैं? गायों के पीछे लट लेके पड़े रहते। तो गाय तो प्रसन्न नहीं है। हमारे देश में कुछ गौशालाएं हैं अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, जो गाय को प्रेम से रखते हैं। लेकिन उनकी तकलीफ क्या है? वो गौशालाएं एक बाड़े में बीड़ी है। जिस गौशाले को आपने बाड़े में बेड़ दिया है वो प्रसन्न नहीं है। गाय को खुली हवा में, खुले जंगल में घूमने की आज़ादी अगर नहीं मिलती है तो प्रसन्न। खूंटे में टीन सेट के नीचे गाय को बांध दिया, वहीं जब से लाए तब से वहीं बंधी, खूंटा तक नहीं बदला गया, वहीं भूसा डाल देते हो, 100 ग्राम चोकर डाल देते हो और कहते हो गाय के पेशाब में अद्भुत क्षमता है, कैंसर को भी ठीक कर सकता है। और मैं क्या कहता हूं, अगर ज्ञान नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, गाय को गाय की महिमा क्यों कहा जाता है, गाय को क्यों मां कहा जाता है, उसके प्रसन्नता का क्या मायने है? अगर गाय प्रसन्न नहीं है और आपने उसके मूत्र से पी करके कैंसर को ठीक करने का प्रयास किया तो भगवान कसम कैंसर और बढ़ेगा। मैंने बोला ना, भगवान भाव का भूखा है, गाय माता भाव की भूखी है। और हम क्या से गाय का पेशाब। अब पॉलीथीन खाने वाली, डंडा खाने वाली, चारा नहीं मिलता है, उस गाय के पेशाब से, उस गाय के गोबर से आप अपना कल्याण चाहते हो। मतलब गाय की पूंछ पकड़ के बैतरनी पार करना चाहते हो। देखो मैं स्पष्टवादी हूं, गाय से की पूंछ पकड़ के बैतरणी मेरे सारे पूर्वज पार कर गए। कब? बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गम कोसों दूर हो जाता था, खुशियों के कमल मुस्काते थे। बैलों के गले में जब घुंघरू, अब तुमने गाय के बछड़े को तो फेंक दिया, कसाई के हाथ बेच दिया, डंडा मार के भगा दिया। अब गाय के एक 6 महीने के शिशु को आपने घर से बाहर कर दिया और कहते हो गाय का पेशाब। बहुत गजब कहानी है। तो समझ गए ना, गौमूत्र बहुत अच्छा है, गौमूत्र में बहुत सारे गुण हैं, 108 बीमारियों की दवा है। गाय के गोबर में अद्भुत क्षमता है, गाय के दूध में अद्भुत क्षमता है। लेकिन गाय प्रसन्न कैसे होगी, ध्यान रखना, गाय के बच्चे गाय के सामने होंगे, गाय को लाड़ प्यार दुलार मिलेगा, उसको शाम में उसकी पीठ पर हाथ फिराओगे, प्रॉपरली चरने के लिए ले जाओगे, अच्छा पानी पिलाओगे, अच्छा खाना खिलाओगे। जब गाय प्रसन्न होगी तब गौमूत्र तब गाय का गोबर भैंस के गोबर से अच्छा है, तब भैंस के मूत्र से गाय का मूत्र अच्छा है। और अभी दुखी गाय है और सुखी भैंस है। अगर गाय दुखी है और भैंस सुखी है तो अभी तो मैं यही कहूंगा, भैंस का पेशाब, भैंस का गोबर गाय के गोबर से। ये भाव की दुनिया है, ये पूरी प्रकृति, पूरा परमात्मा, पूरा भगवान, पूरा सिस्टम, हम खुद लोग, हम भाव के भूखे। आपके घर में गया, आपने प्रेम से हमको बिठाया, आओ भगत किया, और आपने हमको क्या खिलाया? रोटी और चटनी, मुझे आनंद आया। और अगर आपने हमको इज्जत नहीं दी और आपने हमें पनीर खिलाया, हमें आनंद नहीं आया, तो समझ लेना गाय जब आनंद में होगी तब इंसान आनंद में होगा। तो गाय को आनंद में लाने के लिए बैल आधारित खेती करनी पड़ेगी। और अब तो छोटे छोटे किसान हो गए, पहले तो बड़ी बड़ी जोत थी, चलो नहीं जोत पाते हो, नहीं बो पाते हो, अब तो जमीन के डिवीजन हो गए। अब तो 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ से बड़ा किसान है नहीं कोई। अब तो और जरूरी हो गया है कि सड़कों पर घूमने वाले लावारिस गौवंश को पकड़िए और 6 महीना 3 महीना ट्रेनिंग दीजिए। और प्यार से ट्रैक्टर आता है साहब, 8 लाख रुपए का छोटा ट्रैक्टर, 2 बछड़े आपने सड़क से पकड़े, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी और हल जोतिए, सारा खेती का काम कराइए,
खेत में उगने वाले चारा दाना भूसा जो था उसको खिलाइए, बदले में गोबर ले लीजिए और खेत की पूरी काम करा लीजिए। और ट्रैक्टर में क्या 8 लाख रुपए पहले जाएंगे, जमीन गिरवी रखी जाएगी, कर्जा नहीं पटेगा, ट्रैक्टर डीजल पिएगा, धुआं छोड़ेगा, जमीन को कॉम्पैक्ट करेगा। वजनदार ट्रैक्टर है। और बैल क्या करता था? शिव की सवारी है नंदी। अगर शिव में जल चढ़ाते हो तो बैल की पूजा। बैल की पूजा जब शिव को, बैल से शिव को जोड़ते थे, तब गौ माता थी। बैल को भगा दिए बाहर और कह रहे गौ माता। कल्पना करिए ना, कल्पना करो किसी माँ का बच्चा छीन लो और कह दो हे माँ तुम्हारी महिमा अपरंपार है, कद्दू महिमा अपरंपार है। उसके दिल से पूछो, उसका 2 साल का बच्चा साले को किडनैप कर लिया, कह रहे माँ तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तो गाय क्या फील नहीं करती? 1 साल का उसका बछड़ा आपने सड़क पर फेंक दिया, हाँ खाए, और गाय को जंजीर से बांध रखा, गाय को दुख नहीं होगा? तो दुखी गाय ने कहा दिलीप से, राजा दिलीप हम ऋषि महात्मा के यहाँ बहुत सुखी हैं, तुम हमको सुख पूर्वक नहीं रख सकते। मैं बता दूं, अगर मैं दुखी हुई तो तुम्हारा राजपाट भी छिन जाएगा, इसलिए तो हमको छोड़ दो, अपना जो है शासन चलाओ और हमारे चक्कर में ना पड़ो। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।